आज हम लोग अकाउंटेंसी इंट्रोडक्शन चैप्टर का एक पार्ट करेंगे जिसका नाम है डिविजन्स ऑफ एसेट, डिविजन्स ऑफ लायबिलिटी, डिविजन्स ऑफ एक्सपेंस एंड डिविजन्स ऑफ लॉसेस। मतलब ये एक्चुअली जो पार्ट है ये ऐसे नहीं है जैसे हम अभी बोले, ये थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ में है। मतलब थोड़ा सा एसेट के बारे में बोला है, फिर लायबिलिटी के बारे में, मगर ओवरऑल कॉन्सेप्ट, ओवरऑल सीनरी अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग को पूरी फाइनल अकाउंट जो क्लास 11 में लास्ट चैप्टर होता है फाइनल अकाउंट, वो फाइनल अकाउंट में हम लोग को देखने में मिलेगा। बैलेंस शीट चैप्टर में, मतलब फाइनल अकाउंट का एक पार्ट होता है बैलेंस शीट, उसमें हम लोग को मिलेगा। मगर उससे पहले यानी कि एंड ऑफ द ईयर में हम लोग को एसेट पता चलेगा, लायबिलिटी पता चलेगा, एक्सपेंस क्या होता है, क्या लॉसेस है, ये सब पता करने से पहले हम लोग को पहले सीख लेना चाहिए कि कितना टाइप का एसेट होता है, कितना टाइप का लायबिलिटी होता है, कितना टाइप का एक्सपेंस एंड इनकम होता है, क्या लॉसेस होता है। तो ओवरऑल आज उसका एक व्यू हम देना चाहते हैं और उसका एग्जांपल भी हम दिखा देंगे विद थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन। सबसे पहले एसेट के बारे में बोलते हैं। एसेट का मतलब क्या बोले थे कि इसमें तीन एलिमेंट्स होना चाहिए। एक अपना होना चाहिए, दैट इज माय ओन। दूसरा लॉन्ग टर्म होना चाहिए। तीसरा कन्वर्टेबल इनटू कैश, यानी कि यहाँ पर बहुत लोग बोल सकते हैं कि क्विकली कन्वर्टेबल इनटू कैश, मगर क्विकली कन्वर्टेबल इनटू कैश में एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसको हम लोग बोलते हैं क्विक। यानी कि कोई जैसे कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग इज अ एसेट। अब बिल्डिंग को आज तुम बेचना चाहते हो, क्या तुम लोग आज ही बेच पाओगे अपना बिल्डिंग को? नहीं, उसके लिए तुमको 2-3 महीना का ड्यूरेशन लेना ही पड़ेगा। यानी कि थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जो ब्रोकर है उसके साथ बातचीत करना पड़ेगा, फिर कस्टमर आएगा, सर्वे करेगा, इन्वेस्टिगेशंस करेगा पेपर का, तब वो बेच पाएगा। ऐसा नहीं कि आज हम बोले कि चलो यार बेच देंगे, कल बेच दिए, ऐसा नहीं हो सकता। दैट इज नॉट अ क्विकली कन्वर्टेबल। मगर ऐसा भी कुछ ऐसे है जिसको हम लोग क्विकली कन्वर्टेबल भी बोल सकते हैं। तो क्विक जो वर्ड है वो कुछ एसेट के लिए है और कुछ एसेट के लिए नहीं है। तो इसलिए हमने डेफिनेशंस में कभी क्विक वर्ड को यूज नहीं किया। हमने बोला था कि कन्वर्टेबल इनटू कैश, क्योंकि वो क्विक हो क्या स्लोली हो, वो कन्वर्ट हो सकता है लिक्विड कैश में। दूसरा था कि लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब एकदम सिंपल वर्ड में बोले थे, जो भी तुम लोग का हेडेक है, हेडेक फॉर एग्जांपल लोन, आउटस्टैंडिंग, ठीक है, कोई बोरोइंग कर लिए, किसी को उधार तुमसे लिए, मतलब तुम किसी से उधार लिए, गुड्स का हो सकता है, क्रेडिट परचेज। सो ये सब भी जो भी है, जैसे कि बोरोइंग मतलब लोन क्या डेट, यानी कि तुम्हारा हेडेक है, तुमको वो वापस करना पड़ेगा, वो पैसा को लौटाना पड़ेगा, रिपेमेंट करना पड़ेगा, अगर बैंक से भी लिए कि किसी से भी लिए। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? ड्यू, जो फर्स्ट क्लास में हम बोल दिए थे, ठीक है ना। ड्यू का मतलब होता है कि जो भी हमने पेंडिंग रखा, तो वो मेरा हेडेक है, जिसको जब तक ना हम उसको पेमेंट करते तब तक वो मेरा बर्डन रहेगा। तो ये सब मेरा लायबिलिटी है। दूसरा था एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब क्या बोले थे कि जो भी हम लोग कैश से इंकर्ट करते हैं, स्पेंड करते हैं, मगर उसका यूटिलाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये शर्ट पहना है, घड़ी पहना है, तो इसका हमने खर्चा तो किया, मतलब पैसा तो मेरे पास से गया, मगर हम यूटिलाइज कर पा रहे, पहन पा रहे, लगा पा रहे, घड़ी वॉच देख पा रहे, सही है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस। जो भी चीज हम लोग, जैसे कि एक प्लेट बिरयानी खा ली, तो बिरयानी के लिए हमको पेमेंट तो करना पड़ रहा है, मगर बिरयानी से मेरा पेट भी तो भर रहा है, मन भी भर रहा है, सही है ना। तो ऑब्वियसली हम वो पैसा का यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट इज अ एक्सपेंस। एंड लॉस का मतलब क्या था कि अगर हम लोग एक्सपेंड कर रहे, कैश मेरे से चल गया, मगर उसका रिकवर शायद फुल्ली क्या पार्टली रिकवर नहीं हुआ। अगर फुल्ली रिकवर नहीं हुआ तो 100% मेरा लॉस है, और अगर पार्टली भी हुआ, पार्टली यूटिलाइज हुआ, पार्टली यूटिलाइज नहीं हुआ, तो जितना पोर्शन यूटिलाइज नहीं हुआ उतना पोर्शन को हम लोग बोलेंगे लॉस। जैसे कि मान लो कि बिरयानी खरीद के तुम पार्सल ला रहे हो घर पे, और किसी के साथ धक्का लग गया, गिर गया, कि पैकेट्स हम लोग ला रहे बाइक से या साइकिल से, वो पैकेट लीक मतलब फट गया और नीचे में पड़ गया, नीचे गिर गया, तो ऑब्वियस का बात है कि नीचे से तो हम लोग मतलब यूज नहीं कर सकते, उसको खा नहीं सकते, उठा के भी हम लोग खा नहीं सकते, फेंक ही देना पड़ेगा। तो जितना पैसा का हम लोग बिरयानी खरीदे, 200-250, जितना भी पैसा का, वो पैसा मेरा क्या है, पूरा बर्बाद हो गया। दैट इज कॉल्ड लॉसेस, नॉट एक्सपेंस। और इसको अगर हम लोग खा लेते घर पे जाके, तो ऑब्वियसली वो मेरा एक्सपेंस हो जाता है।
दूसरा है इनकम। इनकम का मतलब क्या बोले थे कि जो भी मेरा ग्रेजुअली होता रहता है, यानी कि कंटिन्यूअसली प्रोसेस में होता रहता है। जैसे कि हम टीचर हैं, हमको हम पढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली मुझको फीस मिलता है, कोई जॉब करता है तो उसको सैलरी मिलता है, कोई डॉक्टर है तो उसको फीस मिलता है, ठीक है ना, कोई डेली पर्पस में काम करते हैं तो उसको डेली इनकम होता है। तो जो भी इनकम मतलब होता है कि जो कंटिन्यूअस प्रोसेस में मिलता रहेगा। कंटिन्यूअस मतलब ऐसा नहीं है कि हर दिन भी हो सकता है, डेली इनकम भी हो सकता है, मंथली इनकम भी हो सकता है, वीकली इनकम भी हो सकता है। तो इनकम का मतलब होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस, जो तुम्हारा बंद तभी होगा अगर तुम काम करना बंद कर दोगे, सही। दूसरा क्या था? दूसरा था प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होता है रेवेन्यू को भी हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है ना। इनकम को भी, सॉरी, इनकम को रेवेन्यू भी बोलते हैं, प्रॉफिट अलग है। प्रॉफिट और इनकम में क्या डिफरेंस है? इनकम जो मंथली वाइज हमको मिलता रहता है, और प्रॉफिट हम लोग हाफ ईयरली ईयर एंडिंग में, क्या एंड ऑफ द ईयर में हम लोग जाके ढूंढते हैं कि मेरा इतना इनकम हुआ था, मेरा इतना एक्सपेंस हुआ, तो माइनस करके जो बचा, अगर एक्सेस बच रहा है, अगर पॉजिटिव है तो वो मेरा प्रॉफिट है, और अगर वो मेरा नेगेटिव में आ रहा है, लॉसेस, सही। तो ये सब बात हम लोग लास्ट क्लास में कर लिए थे। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग उसको ही आगे लेके जाएंगे, मगर उसका डेफिनेशंस के साथ साथ हम लोग उसको डिवाइडेड भी करेंगे। यानी कि एसेट नॉट ओनली, जैसे कि हमने कुछ देर पहले बोला कि कुछ एसेट हो सकता है क्विकली कन्वर्टेबल, और कुछ एसेट हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम ले ले। तो ऑब्वियसली सिचुएशन के ऊपर, उसका कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर भी हम लोग का एसेट डिफर करता है। तो वो डिफर चीज को ही हम लोग आज देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम कुछ बात को पहले लिख ले, जैसे कि एसेट। एसेट जो होता है वो बहुत सारे टाइप का होता है, ठीक है ना, बहुत सारा टाइप का होता है। हम गिन के तो बोल नहीं सकते क्योंकि हम कभी काउंट नहीं किए, हम ईच एंड एवरी नाम लिखा दे रहे और उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। पहला जो बात है वो है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट, फिर फिक्स्ड एसेट का दो बात होता है, एक होता है टैंजिबल, एक होता है इंटेंजिबल। ओके, सब बोलेंगे, पहले हम लिख ले। उसके बाद होता है करेंट एसेट। करेंट एसेट, उसके बाद होता है नॉन ट्रेडिंग एसेट। उसके बाद होता है लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट्स। उसके बाद होता है वेस्टेज एसेट। उसके बाद होता है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस, FICTITIOUS, फिक्टिशियस एसेट। और एक होता है कंटिंजेंट एसेट। ओके, अब एक एक करके हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट। क्या होता है फिक्स्ड एसेट? फिक्स्ड एसेट का मतलब सर जो मेरा बहुत साल तक चलेगा। बहुत साल मतलब होता है ओवर द 5 इयर्स, मिनिमम 5 साल तो वो चलेगा ही, ठीक। मगर फिक्स्ड एसेट में दो बात होता है, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इंटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है जिसको हम लोग छू सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी बिल्डिंग को हम लोग छू सकते हैं, फर्नीचर को हम लोग छू सकते हैं, मशीन्स को हम लोग टच कर पाते हैं, मतलब छू सकते हैं, ठीक है ना। और व्हीकल्स, कार, कोई भी चीज,
ऐसा जो भी चीज को हम लोग छू पाते हैं और वो मेरा एसेट है, वो सब एसेट को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। ठीक है ना, एसेट का डेफिनेशन तुम लोग को पता है। और जो भी चीज में वो 3 कंडीशंस फिलअप हो रहा है, मतलब हाँ हाँ हाँ, तीनों में आंसर हाँ आ रहा है, तो वो तीनों में अब देखना पड़ेगा कि उसको क्या हम लोग छू पा रहे, टच कर पा रहे। विदाउट टच अगर होगा तो वो मेरा इंटेंजिबल एसेट हो जाएगा, जिसको हम लोग टच नहीं कर पाते, और जिसको हम लोग टच कर पाते हैं जो एसेट को, उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। नाउ इंटेंजिबल एसेट में क्या क्या तब आता है? बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, प्लांट, लैंड, कार, एक्सेट्रा। ठीक है ना, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, प्लांट, लैंड, लैंड मतलब होता है जमीन, ठीक है ना, जिसको हम लोग प्रेमाइसेस भी बोल सकते हैं। तो वो सब मेरा टेंजिबल होता है। अब इंटेंजिबल, वैसे इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग टच नहीं कर पाते। सर जिसको हम लोग टच नहीं कर पाते वो मेरा एसेट कैसे हो सकता है? वो उसको हम लोग एसेट कैसे बोल पाएंगे? एक एक करके बोल रहा है। इंटेंजिबल का मतलब बिना टच, यानी कि विदाउट टच, जिसको हम लोग फिजिकली देख नहीं पाते। ऑब्वियसली देख पाते तो टच भी कर पाते, सिंपल बात है ना। जिसको भी हम लोग देख पाते हैं उसको हम टच कर पाते हैं। बिल्डिंग को देख पाते हैं, टच कर पाएंगे, नहीं देख पाते तो कभी टच भी नहीं कर पाते। तो पहला पॉइंट तो जिसको हम लोग फिजिकली देख नहीं पाते। दूसरा बात है कि इसको टच भी नहीं कर पाएंगे। तीसरा बात जो वाइटल है, तो इसको हम लोग कैसे एसेट बोल पाए? फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस कंपनी जब स्टार्ट हुआ था, जिस साल से स्टार्ट हुआ था, क्या उसी साल से उसका गुडविल, गुडविल मतलब होता है उसका रेपुटेशन, क्या बिल्डअप हो गया था? नहीं, टाइम लगा, 2-3 साल उसको टाइम लगा उसको सर्विस, क्योंकि रिलायंस कंपनी इज अ सर्विस प्रोवाइड कंपनी है, मोस्टली वो गुड्स बेचता नहीं है, वो सर्विस प्रोवाइड करता है। तो सर्विस प्रोवाइड अगर कर रहा है तो क्या वो 1 साल 2 साल में उसका सर्विस इतना दे दिया कि उसका रेपुटेशन उस दिन से आज तक सेम लेवल पे है? नहीं सर। जैसे कि कोई भी टीचर जिस साल से पढ़ाना स्टार्ट करता है उस दिन से, उस साल से क्या उसका रेपुटेशन भी स्टार्ट हो जाता है? नहीं सर। बात समझना है, बात क्लियर कट समझ में आ रहा होगा। सो हम क्या बोलने जा रहे हैं? जिसको हम लोग टच नहीं कर पाते मगर जिसको हम लोग फील कर सकते हैं। फील मतलब होता है जैसे कि हम लोग गुडविल, गुडविल मतलब रेपुटेशन। अब ऑब्वियस है कि मुकेश अंबानी, रिलायंस कंपनी का जो सीईओ है, मालिक है, वो गुडविल को तो टच नहीं कर पाएगा, उसका रेपुटेशन को टच कर पाएगा? नो सर। मगर वो फील कर पाता है, हाँ भाई, कि मेरा बिजनेस का जो कर्व है वो मेरा ऊपर जा रहा है, मेरा रेपुटेशन बढ़ रहा है। दैट्स व्हाई हम कोई भी प्लान ला रहे हैं तो सब लोग मोस्टली उसको ग्रांटेड कर रहे हैं, उसको ले रहे हैं, उसको टेक कर रहे हैं, उस पॉलिसी को। कोई भी कंपनी का, वो चाहे रिलायंस कंपनी हो, टाटा इंडस्ट्री कंपनी हो, कोई भी कंपनी का, इवन के तुम लोग का पापा मम्मी का भी सोचो, रेपुटेशन ऑब्वियसली है। मार्केट में कभी जाता है तो भाई साहब, भैया, अंकल बोल के कोई ना कोई उसको बुलाता है, तो रेपुटेशन ऑब्वियसली है। मगर वो रेपुटेशन का अंकल ने या मम्मी ने वो एक दिन में कमा लिया था? नहीं, थोड़ा सा टाइम लगा। मगर जब रेपुटेशन बिल्डअप हो गया, क्या उसको छू पाता है वो? नहीं, फील कर पाता है, बहुत अच्छा फीलिंग आता है कि हाँ मुझको सब लोग बोलता है भैया, अंकल, काकू बंगाली में, सही है ना। तो ऑब्वियस का बात है कि इसको हम लोग बोलते हैं गुडविल। सो गुडविल इज अ इनटेंजिबल एसेट, क्योंकि ये एसेट है, इसको कमाने में बहुत टाइम लग गया। सर इसको क्या कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में? हाँ, क्यों नहीं कर सकते सर? कैसे? देख भी तो नहीं पा रहे। उसके लिए तुम लोग को 1 साल वेट करना पड़ेगा। क्लास 12 में एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड उसका ट्रीटमेंट, यानी कि चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड इट्स ट्रीटमेंट।
तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। गुडविल को भी हम लोग बेच सकते हैं, वो हम लोग उस चैप्टर में देख पाएंगे। अभी के लिए तुम लोग ये दिमाग में रखो कि गुडविल बोल के भी कुछ बात होता है जिसको हम लोग इनटेंजिबल होता है। गुडविल का मतलब क्या बोले, जो रेपुटेशन से, किसी का भी रेपुटेशन से, तो उसका गुडविल है। सो इनटेंजिबल में हम लोग गुडविल बोल सकते हैं, गुडविल। दूसरा, गुडविल छोड़ के भी और भी बहुत सारा चीज होता है, जैसे कि पेटेंट राइट, कॉपीराइट। सर क्या होता है पेटेंट राइट, कॉपीराइट? ट्रेडमार्क। सर एक एक करके तो पहले बोलिए। पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। हम पहले ट्रेडमार्क से स्टार्ट करना चाहते हैं। ट्रेडमार्क क्या होता है? कोई भी लोगो को हम लोग ट्रेडमार्क बोलते हैं। जैसे कि एडिडास का लोगो होता है, सही। नाइक का लोगो ऐसा होता है, ऐसे राइट टाइप का, ठीक है ना। पुमा का उछलते जा रहा है कोई एक शेर टाइप का, टाइगर टाइप का, ठीक है ना, उसका वो एनिमल का नाम भी है पुमा, तो उस पुमा से ही उसका नाम, उसका ब्रांड का नाम लिया है पुमा, ठीक है ना। ये एनिमल प्लैनेट में भी तुम लोग गूगल चला के देख सकते हो, उस जो एनिमल उछल के जा रहा है उसका नाम ही है पुमा, बहुत लोग उसको प्यूमा भी बोलते हैं। तो पुमा, एडिडास, गैप, GAP, थोड़ा जी थोड़ा सा स्पेस है, ए फिर स्पेस है, पी है, गैप, वो भी एक ब्रांड है। स्पाइकर, हॉफमैन, हॉफमैन का जो जीन्स होता है, जो हम लोग पहनते हैं, मतलब जूता में भी हम लोग, शू में भी एडिडास, नाइकी का होता है। तो ये सब, जैसे कि डेल हो गया, कंप्यूटर का डेल, ठीक है ना, वो सब का एक एक करके लोगो होता है। एप्पल का जो लोगो है आधा कट चुका है एप्पल, सो आईफोन का जो होता है, तो वो सब लोगो है। उस लोगो को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेडमार्क, सही। तो ये उसके लिए ऐसे है क्योंकि दूसरा कोई कंपनी, एप्पल का कंपनी छोड़ के दूसरा कोई भी कंपनी क्या एप्पल का लोगो यूज कर सकता है? नो सर, ये नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नमेंट उसको परमिशन दिया है कि तुम्हारी कंपनी ये लोगों को यूज कर सकता है, दूसरा कोई कंपनी यूज नहीं कर सकता। अगर करना चाहेगा भी तो उसको, मतलब उसके ऊपर शू कर सकता है, शू मतलब होता है केस ठोक सकता है दूसरा कंपनी, ठीक है ना। तो ट्रेडमार्क हो गया वो चीज, पहले तो लिख लिया ट्रेडमार्क, TRADE, ट्रेडमार्क, MARKE। अब ये ट्रेडमार्क लेने के लिए, मतलब वो जो लोगो हमने बनाया, वो लोगो को हमको अपना गुड्स, अपना प्रोडक्ट में चिपकाना है, दिखाना है। तो ऑब्वियसली हमको गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट से हमको परमिशन लेना पड़ेगा कि हमने ऐसा एक लोगो बनाया, उस लोगो को हम अपना प्रोडक्ट में देना चाहते हैं, जिससे मेरा ब्रांड नाम, रेपुटेशन बढ़े। तो गवर्नमेंट उसको परमिशन दे सकता है, ऑब्वियसली उसी दिन नहीं, थोड़ा सा टाइम प्रोसीड्यूर होगा, चेक होगा, इन्वेस्टिगेशंस करेगा, सब कुछ होगा, उसके बाद ही उसको लोगो यूज करने के लिए बोलेगा। तो गवर्नमेंट जो उसको परमिशन दे रहा है, दैट इज अ पेटेंट राइट, यानी कि गवर्नमेंट तुमको वो पेटेंट दिया, वो तुम उसको कॉपीराइट दिया, उसको तुम यूज कर सकते हो, मगर कितना साल के लिए? हो सकता है कि 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। सर उसके बाद क्या होगा? लोगो क्या चेंज हो जाएगा? हो सकता है वो लोगो चेंज कर दे, नहीं तो उसी लोगो को वो रिन्यूअल कर सकता है, ठीक है। तो अब तुम लोग सोचो, क्या ट्रेडमार्क को तुम छू पाओगे? सर लोगों को तो छू पाते हैं, यहाँ पर पुमा है, बैग में पुमा रहता है, हम टच कर पाते हैं। भाई बैग को टच कर पा रहे हो तुम, बैग को टच कर पा रहे हो क्या? उसके ऊपर जो लिखा है उसको टच कर पा रहे हो? लोगों को टच कर पा रहे हो क्या? सर क्या बात बोल रहे हैं? एप्पल का जो फोन होता है उसमें तो उसके ऊपर थोड़ा सा स्टील कलर का रहता है, उसको तो टच कर पाते हैं। भाई वो स्टील को टच कर पा रहे हो, लोगो को, एक्चुअली लोगो जो होता है उसको टच कर पा रहे हो? नो सर। सो दैट इज द इंटेंजिबल एसेट। क्यों? क्योंकि वो लोगो कोई दूसरा कंपनी यूज नहीं कर सकता, तो उसके लिए वो एसेट माना जाता है। और वो लोगों को दूसरा कंपनी अगर चाहता है कि खरीद, मतलब बाई करेगा, परचेस करेगा, तो वो कंपनी को बेच सकता है अगर उसको लगे तो, अदरवाइज कोई लोगो वो कंपनी चला सकता है। तो पेटेंट राइट, PATENT, पेटेंट RIGST,
पेटेंट राइट, कॉपी राइट। फिर होता है हम लोग का करेंट एसेट। करेंट एसेट, अब करेंट एसेट में क्या होता है? करेंट एसेट का मतलब क्या है? करेंट एसेट का मतलब होता है जो शॉर्ट टर्म पीरियड एसेट होता है। सर आपने तो बोला था कि एसेट लॉन्ग टर्म होना चाहिए। सब एसेट अगर लॉन्ग टर्म होगा तो बेचने में तो बहुत प्रॉब्लम होगा। अगर सब एसेट फिक्स्ड एसेट होता, सब एसेट फिक्स्ड एसेट के जैसा होता, तो बेचने के लिए तो उसको 2-3 महीना 6 महीना लग जाएगा एक एक चीज को। तो कुछ एसेट करंट भी तो हो सकता है, जैसे सर जैसे कि बिजनेस का स्टॉक। हम लोग स्टॉक बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 1 लाख स्टॉक हमने बनाया, क्या ऑब्वियस का बात है 1 लाख ही बेच पाएंगे हम? निश्चित है? नो सर। हो सकता है ना कि 1 लाख में हम 90,000 स्टॉक को बेच दिए पूरा साल भर में, तो 10,000 मेरा क्या हो गया? मेरा गोडाउन में रह गया, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइन इन गोडाउन। लाइन इन गोडाउन, लाइन मतलब होता है रह जाता। तो वो 10,000 स्टॉक को हम लोग क्या बोलेंगे? वो 10,000 स्टॉक को हम लोग बोलेंगे एसेट, एटलीस्ट वो दिन के लिए। फिर जब उसको बेचेंगे, जिस दिन बेचेंगे उस दिन से वो मेरा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो सर आप क्या बोलना चाह रहे हैं? हम बोलने चाह रहे हैं कि करंट एसेट का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग करंट एसेट बोलते हैं, क्योंकि स्टॉक को हम लॉन्ग टर्म नहीं रख सकते, 5 साल के बाद नहीं बेच सकते, खराब हो जाएगा ना, वो गुड्स खराब हो जाएगा। सिंपल बात है ना। मगर वो जो मेरा गोडाउन में है वो तो मेरा एसेट है, उसको तो हम बेच सकते हैं, मगर लॉन्ग टर्म में नहीं, शॉर्ट टर्म में 1-2 महीना के अंदर। चावल जिसके गोडाउन में है, राइस जो होता है, तो राइस को वो तो बेचेगा ही, डेली पर्पस में कोई ना कोई खरीद रहा है, और जो खरीद रहा है वो फिर 1 महीने के बाद आएगा। अगर उसको हम बोलेंगे कि भाई ये मेरा एसेट है और ये मेरा लॉन्ग टर्म एसेट है, और ये मेरा तो हम तो थ्योरी पढ़े थे कि एसेट विच इज लॉन्ग टर्म, तो इसको हम 2 साल के बाद बेचेंगे। वो बोला जय राम जी की, हम दूसरा दुकान जा रहे हैं। ऑब्वियस का बात है ना, वो खरीदना चाहता है, और तुम उसको बोलोगे 2 साल बाद आए, फिर भी तुम्हारे पास स्टॉक है, तो तुम अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हो तो तुम कभी बेच ही नहीं पाओगे कोई भी चीज को। तो करंट एसेट में क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक। फिर कस्टमर, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग वर्ड में डेटर। डेटर इज अ करंट एसेट। सर क्यों? क्योंकि डेटर को तुम कन्वेंस करके, फॉर एग्जांपल 3 महीना के लिए उसको तुम उसको गुड्स बेचे और बोले कि भाई तुमको 3 महीने के अंदर हमको ये पेमेंट करना है, ठीक है? तो 3 महीने के अंदर वो दे देगा ना। वो क्या बोल रहा है कि 2 साल के बाद 3 साल के बाद देंगे? नहीं। तो वो मेरा एसेट ही है ना, जिससे हमको कुछ पैसा मिलेगा। जिससे भी हमको कुछ पैसा मिलता है वो मेरा एसेट है। मगर हाँ, कोई बोरो नहीं होना चाहिए, कोई बोरिंग नहीं। ऐसे ही हमको कोई चीज मिल रहा है जिसको हम उसको सर्विस दिए थे, कि गुड्स सेल किए थे, उससे हमको कुछ पैसा मिल रहा है, वो जरिया को, वो सोर्स को हम लोग बोलेंगे एसेट, ठीक है? यानी कि डेटर, कस्टमर से हमको पैसा मिलेगा ना, क्योंकि हम 3 महीना पहले उसको बेचे थे गुड्स, तो ऑब्वियस का बात है कि हम कलेक्शन करेंगे, तो एसेट मेरा हो गया। यानी कि कस्टमर। कैश होता है, कैश इज अ करंट एसेट, क्योंकि कैश को कितना दिन तक तुम रखोगे? कभी ना कभी तो उसको यूटिलाइज करोगे वो पैसा को। बैंक, सर बैंक में एफडी करा दिए, फिक्स्ड डिपॉजिट करा दिए, तो वो तुम्हारा फिक्स्ड एसेट हो गया। मगर नॉर्मली हम लोग फिक्स्ड डिपॉजिट से ज्यादा सेविंग अकाउंट बनाते हैं। सेविंग अकाउंट मतलब होता है जो आज है हम खोले, फिर उसमें कुछ पैसा दिए, फिर 2 महीना के बाद पैसा दिए, फिर उसको यूटिलाइज किए, पैसा उठाए, इसको हम लोग बोलते हैं सेविंग अकाउंट। प्रीपेड हम बात किए थे लास्ट क्लास से, पहला क्लास में। तो प्रीपेड का मतलब हम क्या बोले थे कि एडवांस देना। तो एडवांस दे दिए मतलब पैसा तुमने उसको दे दिए, अब उससे
जो जिसके लिए जिस चीज के लिए तुमने उसको पैसा दिया उस चीज को तो तुम यूटिलाइज करोगे, कहिए ना। जैसे कि कोई स्टाफ को तुमने 12 महीना की जगह में 15 महीना का सैलरी दे दी, तो क्या 3 महीना का जो एक्स्ट्रा तुमने सैलरी उसको पेमेंट किए उससे तुम यूटिलाइज नहीं करोगे? हाँ सर करेंगे। तो ये हो गया मेरे लिए एसेट। फिर क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं बीआर। बिल्स रिसीवेबल सर क्या है? बिल्स रिसीवेबल का मतलब होता है कि जो कस्टमर से तुम पैसा कलेक्शन करोगे 3 महीना के बाद, उसके ऊपर तुम्हारा भरोसा क्या है कि वो तुमको 3 महीना के बाद प्रॉपर्ली पैसा देगा। तो तुमको एक डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहिए बाय कोर्ट पेपर के थ्रू तुमको एक डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहिए, और वो डॉक्यूमेंट्स में पूरा डिटेल्स लिखना चाहिए कि हम मिस्टर एक्स से हम मिस्टर वाई को इतना गुड्स सेल किए थे, और वो मुझको एश्योरेंस दिया कि 3 महीना के बाद वो मुझको पैसा दे देगा। तो इसको हम लोग वो डॉक्यूमेंट्स को अभी इसकी सिग्नेचर करना पड़ेगा मेरे से भी, और जिसके ऊपर हम लिख रहे, जिसका नाम से हम बिल लिख रहे उसको भी सिग्नेचर करना पड़ेगा, तो वो मेरा बिल बन जाएगा। और रिसीवेबल का मतलब होता है जो कलेक्शंस होगा। ऑब्वियस का बात है कि आज का डेट में हम लिख रहे तो आज से 3 महीने के बाद तो मुझको पैसा मिलेगा, ठीक है ना। और अच्छी बात क्या है कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज बोल के भी एक चैप्टर है जिसमें तुम लोग का बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल का क्लियर हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर ये तुम लोग का क्लास 11 में। मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि ऐसा एक बॉन्ड मतलब होता है जो गवर्नमेंट छोड़ता है, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड होता है, कोई म्यूचुअल फंड हो गया, तो वो सब में अगर हम लोग थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और 2-3 महीना के लिए, 1 साल के लिए, तो वो मेरा शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हुआ, और उसको हम लोग कभी भी बेच सकते हैं। ऐसा नहीं कि 1 साल के लिए है, अगर मुझको 10 महीना में वो पैसा का यूटिलाइज दरकार है तो हम लोग तुरंत उसको बेच सकते हैं, लाइक शेयर्स के जैसा, ठीक है ना। मगर ये शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटी, जो मेरा मार्केट्स में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। मार्केट में इन्वेस्ट मतलब थोड़ा छोटा कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया, इसको हम लोग कभी भी बेच सकते हैं। फिर होता है एक्रूड इनकम। एक्रूड का मतलब होता है जो ड्यू है, यानी कि जो तुमको मिलने वाला है, दैट इज आल्सो रिसीवेबल। जो अभी बोले बिल्स रिसीवेबल, मिलने वाला, तो जो इनकम तुमको रिसीव होने वाला है, जो रिसीव नहीं हुआ तब तक के लिए, जब तक ना रिसीव हो रहा है तब तक के लिए वो एसेट है तुम्हारा, जब रिसीव हो जाएगा वो तुम्हारा इनकम हो जाएगा। अभी आ जाए नॉन ट्रेडिंग एसेट में। नॉन ट्रेडिंग एसेट को एक ही एग्जांपल है इन्वेस्टमेंट। बस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो मेरा पैसा हम कोई दूसरा कंपनी में इन्वेस्ट किया, अपना कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो उसको बोला जाएगा इन्वेस्ट एज ए कैपिटल, और अगर हम मेरा पैसा को हम दूसरी जगह में इन्वेस्ट कर रहे दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। और ये नॉन ट्रेडिंग एसेट होता है। ट्रेडिंग का मतलब होता है बिजनेस, नॉन का मतलब होता है नन, यानी कि जो मेरा बिजनेस का एसेट नहीं है। सोच के देखो, ये सब मेरा बिजनेस का एसेट है, हमने ये सब बिल्डअप किया आहिस्ता, ये मैंने अपने से बिल्डअप किया नहीं, क्योंकि मेरा कुछ एक्स्ट्रा पैसा था जो हम दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, और वो मेरा एसेट हो गया जिससे हमको इनकम भी आएगा, इंटरेस्ट मिलेगा। मगर ये एसेट को क्या हमने खुद से अपना ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेशन करके वो क्या बना है? नहीं सर। लिक्विड एसेट, अब देखो ये जो करंट एसेट होता है उसमें से कुछ एसेट ऐसा भी है जो लिक्विड होता है, जैसे कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये सब लिक्विड एसेट है, क्योंकि कभी भी तुम उसको बेच सकते हो, कभी भी, नॉट टू डिपेंड के तुमको वो टाइम के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। मगर स्टॉक को कभी भी तुम बेच सकते हो, जब तक ना तुमको ऑर्डर मिलेगा, जब तक ना तुम्हारे दुकान पे कस्टमर आएगा, तब तक तो बेच नहीं सकते। ऑब्वियस का बात है, सही। कस्टमर एक टाइम दिया है 3 महीना 4 महीना, मगर
फिर भी उसको अगर कन्विंस किया जाए कि भाई तुम मुझको पैसा दे दो अभी 2 महीना के अंदर, तो हम तुमको और भी 5% छोड़ देंगे कि 10% छोड़ देंगे, तो हो सकता है कि वो दे दे, हो सकता है। सही, तो ऑब्वियस है कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एग्जैक्टली लिक्विड नहीं, मगर लिक्विड एग्जैक्टली अभी के अभी हम कुछ खरीद सकते हैं। मेरे पास 500 का नोट है, हम अभी के अभी कुछ खरीद सकते हैं, मुझको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। देयर इज अ कैश। बैंक बैलेंस अगर मेरा अकाउंट, मेरा अपना अकाउंट है, तो हम कभी भी पैसा उठा सकते हैं अगर मुझको बहुत ज्यादा नीडेड है तो। मार्केटेबल सिक्योरिटी तो पहले ही बोल दिए थे कि कभी भी हम बेच सकते हैं। तो ये सब यानी कि जो लिक्विड एसेट है वो क्या है? कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, जो ये वाला था मार्केटेबल सिक्योरिटी। ओके। वेस्टेज एसेट, वेस्टेज एसेट का मतलब होता है कि जो वेस्टिंग होता है, मतलब जो ऐसा इसका वेस्ट हो रहा है, जो ऐसा ऐसा कम हो जा रहा है। जैसे कि हम लोग टाइम को वेस्ट करते हैं, गेम खेल रहे, टीवी देख रहे, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे, मगर टाइम कम हो जाता है उसके बाद, और हम लोग ये सोचते कि जा आज तो पढ़ा ही नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग सुबह उठ के प्लान ये बना लेते हैं कि क्या क्या करेंगे, जिसमें सबके लास्ट में होता है शायद पढ़ाई, कि हमको प्रैक्टिस करना, तो उसको हम लोग बोलते हैं टाइम वेस्ट। तो वेस्ट का मतलब क्या होता है? जो वेस्टेज हो गया, मतलब जिसको और कभी भी यूटिलाइज तो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कौन एसेट है जो ऐसे इसका वेस्ट हो रहा है? कोल माइनिंग, कोल माइनिंग, ऑयल माइनिंग, फॉरेस्ट, कोल माइनिंग, कोयला जिसको हम लोग बोलते हैं कोयला। तो जो कोल है वो क्या हम लोग मैनमेड है क्या गॉड मेड है? गॉड मेड है, क्योंकि जब ऊपर वाला पूरा अर्थ को बनाया था उसी वक्त जो जो जितना भी कोल देना चाहिए था उतना कोल दे दिया। अब उसको हम लोग उखड़ के नीचे से हम लोग माइनिंग से उठा रहे हैं और उसको बेच रहे हैं। मगर सोच के देखो, ये तो ऐसे सब कम हो जाएगा। कोल को क्या बना सकता है कोई? ये तो नेचुरल है, कुदरत उसको बना रहा है, सही है ना? तो ऑब्वियस का बात है कि ये मैन मेड है, गॉड मेड तो नहीं, सॉरी गॉड मेड है, मैन मेड तो नहीं है। तो ये ऐसे से कम हो जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है? वेस्ट हो जा रहा है, ठीक है ना? पहले जब ट्रेन चलता था तो कोयला से ही चलता था, कोल से। अभी तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक से होता है। मगर पहले सोचो कि कितना कोल यूटिलाइज हो चुका है, जो पूरा पूरी वेस्टेज हो गया। वेस्टेज मतलब उस टाइम पे भी यूटिलाइज किए, मगर अभी के डेट के हिसाब से अगर देखें तो बहुत कम हो गया। ऑयल माइनिंग, ऑयल भी तो इससे से कम हो जा रहा है, इसलिए प्राइस भी हाई हो जा रहा है थोड़ा थोड़ा करके, पेट्रोल का, डीजल का। फॉरेस्ट, ये तो सबसे बड़ा हम लोग का एसेट है जो हम लोग को ऑक्सीजन दे रहा है। अब उसको ही हम लोग काट के उसके ऊपर बिल्डिंग बना रहे हैं। सही है, बिल्डिंग बनाओ, मगर वो बिल्डिंग का टेरिस पे तो तुम लोग अलग से ट्री भी लगा सकते हो, छोटा छोटा पौधा, प्लांट जो होता है छोटा छोटा, उससे ऑक्सीजन का जो बैलेंस था वो फिर से थोड़ा थोड़ा करके कवर हो जाएगा। मगर वो सब भी हम लोग नहीं करते, तो ऑब्वियस का बात है ये भी एसेट मेरा वेस्टेज हो रहा है। और ये वर्ल्ड एसेट है, ग्लोबल एसेट है, ऐसा नहीं कि खाली बिजनेस के लिए एसेट है, सोशल एसेट है, ये सब चीज। उसके बाद फिक्टिशियस एसेट, ये क्या होता है? फिक्टिशियस एसेट का मतलब होता है कि जो एसेट है तुम्हारे लिए एसेट, मगर इसको तुम कभी भी बेच नहीं पाओगे। सर क्या बात कर रहे सर, एसेट बोल रहे फिर बेच नहीं पाएंगे? नहीं, जो तुम्हारे लिए एसेट है मगर दूसरे के लिए एसेट नहीं है, इसलिए ना तुम बेच नहीं पाओगे। जो जैसे कि बिल्डिंग तुम्हारे लिए भी एसेट है, दूसरे के लिए भी एसेट है, इसलिए तुम किसी को बेच सकते हो। प्लांट, मशीन, फर्नीचर, ये सब तुम्हारे लिए भी एसेट है, दूसरे के लिए भी एसेट है, इसलिए बेच सकते हो। गुडविल, कोई कंपनी का गुडविल है, रिलायंस कंपनी का गुडविल है, अगर मान लो कि टाटा इंडस्ट्री रिलायंस कंपनी को कभी खरीद लिया, ऐसा हो नहीं सकता, शायद नहीं करेगा कभी, मगर मान लो, तो क्यों खरीदेगा? क्योंकि उसका रेपुटेशन से, उसका एसेट है, तभी ना वो बिजनेस को खरीद रहा है, परचेज कर रहा है। मगर
कुछ एसेट ऐसा भी होता है जो एसेट तुम्हारे लिए एसेट है मगर दूसरे के लिए एसेट नहीं है, इसलिए कोई खरीदेगा भी नहीं, बेचने का तो कोई सवाल ही नहीं आता। तो सर ऐसा कैसे एसेट है? इसमें इसको बाद में दिखा रहे, इसमें 6 टाइप का एसेट है और अभी तक के लिए ये 6 एसेट ही है। प्रीली, PRELIMINERY, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसको हम लोग बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। सर प्रिलिमिनरी मतलब क्या होता है? प्रिलिमिनरी का मतलब होता है प्रीली का मतलब होता है प्राइमरी एक्सपेंस। जब तुम तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट कर लो उस टाइम पे जो एक्सपेंस तुम कर लो, सर बिजनेस टाइम में तो हम लोग पैसा लगाते हैं भाई, हाँ लगाते हो, मगर कुछ रजिस्ट्रेशन करना, डेवलपमेंट खर्चा, ठीक है ना, जो एडवोकेट का खर्चा होता है, जो लाइसेंस लोगे तुम तुम्हारा बिजनेस के लिए उसका खर्चा, वो सब तुम्हारे लिए खर्चा तो है। अब तुम लोग सोचो जैसे कि मेरा बाइक का लाइसेंस है, वो लाइसेंस मेरा अपना है, जब भी हम बाइक लेके बाहर जाते हैं तो लाइसेंस हम पॉकेट में रखते हैं, और अगर हम वो लाइसेंस नहीं लेके जाएंगे तो ट्रैफिक पुलिस मुझको पकड़ेगा और फाइन देना पड़ेगा। अब तुम लोग सोचो वो लाइसेंस मेरे लिए तो एसेट है, मगर कभी भी अगर हम बाइक को बेचना चाहेंगे तो क्या हम दूसरे को बोलेंगे, जिसको हम बेचेंगे तो क्या उसको बोलेंगे कि मेरा लाइसेंस भी रख दो? नहीं, वो अपना नाम का लाइसेंस निकालेगा। क्यों? क्योंकि लाइसेंस मेरे लिए एसेट है, उसके लिए एसेट नहीं है। दोज आर फिक्टिशियस एसेट। जैसे कि वो जब लाइसेंस अपना नाम का कराएगा, दूसरे को जब बेचने जाएगा वो लाइसेंस नहीं बेच पाएगा, वो गाड़ी को बेच पाएगा। जैसे कोई भी बिल्डिंग हम लोग खरीदते हैं तो बिल्डिंग का रजिस्ट्रेशन फिर हम अपना नाम का करते हैं, दूसरे का नाम का रजिस्ट्रेशन तो है ही, डॉक्यूमेंट्स तो उसके पास भी है, तो क्या हम लोग रख देते? नहीं, क्योंकि उसके लिए वो एसेट था। अब तुम लोग और एक सोचो, जब बिल्डिंग हम लोग खरीदते हैं किसी से, तो बिल्डिंग को हम लोग खरीद रहे, बिल्डिंग का पेपर को हम लोग खरीद रहे, अगर वो बोलेगा भाई पेपर ले, इसमें का पूरा डिटेल्स लिखा है, कितना स्क्वायर फीट का है, कितना तला है, कितना फ्लोर है, सब कुछ वहां पर तो है, इसको ही ले लो। हम लोग लेंगे क्या? नहीं, हम लोग बिल्डिंग को लेंगे और उसके बाद रजिस्ट्रेशन अपना नाम का करा लेंगे। तो वो जो रजिस्ट्रेशन हम करा रहे, वो रजिस्ट्रेशन मेरे लिए क्या है? फिक्टिशियस एसेट है। ओके, चलिए दूसरा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का मतलब होता है कि अगर हम लोग हेवी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जैसे कि मान लो कि शाहरुख खान से कोई प्रोडक्ट का एडवर्टाइज कराए, तो ऑब्वियस का बात है वो तो ऐसा नहीं करेगा कि वो एक साल का जैसे जैसे होता है वैसे वैसे 5 साल के लिए मान लो कि उसको कॉन्ट्रैक्ट किए, ठीक है ना, 5 साल के लिए। अब 5 साल में जितना उसका एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होता है वो एक साथ ही ले लेगा और हमको देना भी पड़ेगा। मगर हम लोग जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो तो एक साल का करते हैं कि 5 साल का एक साथ करेंगे, नहीं सर, 12 महीना का करते हैं। पहला दिन में ही हम बोले थे अकाउंटिंग पीरियड 12 महीना का होता है, कैलेंडर और फाइनेंशियल। सो अगर हम लोग 5 साल को डिवाइडेड करेंगे तो एक साल का हम लोग वो 5 साल को डिवाइडेड करेंगे तो एक साल का एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आ जाएगा मेरा खर्चा में। एक साल तो 5 करोड़ हमने खर्चा किया, मगर वो 5 करोड़ 5 साल का है तो 1 करोड़ 1 साल का है, तो वो जो बाकी जो 4 करोड़ बच जा रहा है नेक्स्ट 4 ईयर के लिए, फिर 3 करोड़ बचेगा नेक्स्ट 3rd ईयर के लिए। तो ये चीज मेरे लिए ऐसे है क्योंकि हम यूटिलाइज तो करेंगे। शाहरुख खान को हम बोल सकते हैं कि भाई तुमको हम 5 साल के लिए कर दिए, तुम मेरे प्रोडक्ट का मेरे ऐसे ही प्रोडक्ट में तुमको दूसरा कोई कंपनी अगर एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बोला है तो ना मतलब मत करना, क्योंकि तुमने कॉन्टैक्ट किया। और दूसरी बात है कि 5 साल के लिए तुमको हम हायर कर लिए, 5 साल तक तुम मेरे प्रोडक्ट के ऊपर तुम एडवर्टाइज करोगे, सिंपल बात है। सो ऑब्वियस का बात है कि वो मेरा एसेट तो है, मगर वो कॉन्टैक्ट क्या हम दूसरा कोई एक्टर को बेच सकते हैं कि शाहरुख खान का आज से हम नहीं कराएंगे, दूसरा कोई एक्टर से कराएंगे? नहीं, हमको 5 साल तक तो वेट करना ही पड़ेगा। 5 साल के बाद वो कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम दूसरा कोई एक्टर के साथ कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो एडवर्टाइजमेंट इज अ एसेट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, हेवी एडवर्टाइजमेंट, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नहीं, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट जैसे कि 5 करोड़ इस मेरे लिए एसेट है क्योंकि हमने उसको दे दिया, उससे शाहरुख खान को दे दिया, शाहरुख खान से हम यूटिलाइज करेंगे। मगर जब 1-1 करोड़ का 5 साल तक बिजनेस में खर्चा दिखाएंगे वो मेरे लिए एक्सपेंस है। तो हेवी एडवर्टाइजमेंट इज अ फिक्टिशियस एसेट, नॉट एक्चुअल एसेट, क्योंकि हम किसी को कॉन्ट्रैक्ट बेच नहीं पाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस, जब हम लोग का लॉस होता है वो मेरे लिए वेस्टेज एसेट, मतलब वेस्टेज होता है तो वो मेरे लिए फिक्टिशियस एसेट माना जाता है। मगर प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस अभी क्लास 11 में तुम लोग देख नहीं पाओगे, उसको देखने के लिए तुम लोगों को क्लास 12 तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। मगर अभी तुम लोग लिख सकते हो क्योंकि बाद में तुम लोग को ही काम लगेगा। डिस्काउंट ऑन शेयर्स, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, कमीशन ऑन अंडरराइटर, ये तीन चीज, ये चारों चीज ही तुम लोग क्लास 12 में देख पाओगे। प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स, डिस्काउंट ऑन शेयर्स, कमीशन अंडरराइटर। अंडरराइटर का मतलब होता है जिसके थ्रू हम लोग शेयर्स को बेच पाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोकर। ब्रोकर का जो खर्चा मतलब कमीशन होता है शेयर्स बेचने के लिए, वो एक्सपेंस को हम लोग बोलते हैं, वो चीज को हम लोग बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट, ठीक है। तो ये हो गया। और कंटिंजेंट एसेट, कंटिंजेंट का तो जगह ही नहीं है, कंटिंजेंट कहां लिखे, कंटिंजेंट एसेट, कंटिंजेंट एसेट मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंटिंजेंट का मतलब पहले समझो। कंटिंजेंट का मतलब होता है कि जो चीज अभी हो भी सकता है, जो नहीं भी हो सकता है, यानी कि which is are occurring in future, it may or may not be, मतलब जो फ्यूचर में ऑकर हो सकता है, ऑकर मतलब होता है जिसका घटना हो सकता है मगर नहीं भी हो सकता। सर ऐसे कैसे? फॉर एग्जाम्पल तुमने किसी को गुड्स सेल किया, अब गुड्स सेल किया कितना का 1 लाख, उसमें से 20,000 गुड्स डैमेज, इट वाज डैमेज, मतलब पहले से तुमको पता था कि 20,000 डैमेज गुड्स है और तुमने उसको नीचे में रख के बाकी 80,000 का गुड्स ऊपर में रखे थे और उसको दिखा दिए 1 लाख का गुड्स हमने डिलीवर दिए। मगर तुमको तो ये पता है कि तुमने 20,000 का गुड्स खराब दिए। अब जब वो 2-3 महीना के बाद जो ऐसा ऐसा वो गुड्स को यूटिलाइज करेगा, यूज करेगा, तब ऐसा ऐसा 80,000 का गुड्स खत्म होगा और फिर 20,000 का भी गुड्स आ जाएगा, तब उसको पता चल सकता है कि गुड्स वो खराब था क्या, नहीं भी पता हो सकता है। अगर उसका एक्सपीरियंस अच्छा है उस गुड्स के ऊपर, क्या उसको वो जिसको प्रोडक्शन मैनेजर है उसको अगर पता है कि ये गुड्स खराब है, तो वो उस कंपनी में केस ठोक सकता है, केस दे सकता है, ठीक है ना, बाय कोर्ट। अब ये कोर्ट का ऊपर डिपेंड करता है कि उसका गुड्स को वो पहले डैमेज प्रूव करे, फिर उसके ऊपर क्लेम भी मांगेगा कि क्यों हमने उसको खराब गुड्स दिए थे, और दिए थे तो उसको क्लेम दो। मगर ये कोर्ट कचहरी मेरे खिलाफ भी जा सकता है, मेरा फेवर में भी जा सकता है। अगर मेरा फेवर में गया तो मुझको कुछ क्लेम देना नहीं पड़ेगा, और अगर मेरा खिलाफ गया तो मुझको क्लेम देना पड़ेगा। तो इट मे और मे नॉट बी इज ऑफरिंग, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर हमको देना पड़ेगा, मुझको लग रहा है कि हम केस हार जाएंगे, तो हम अगर पैसा असाइन करके रख दिए, हाँ बाबा हमको 1.5 लाख 2 लाख हमको क्लेम उसको देना पड़ेगा, और असाइन करके रख दिए, वो मेरा लायबिलिटी है क्योंकि हेडेक है। मगर वो हेडेक तब तक के लिए एक्चुअल हेडेक नहीं होगा जब तक ना मेरा कोर्ट से ऑर्डर मिल जाए कि हाँ हमने गलती की है, प्रूव करना पड़ेगा ना। और दूसरे बंदा के लिए वो एसेट माना जाएगा क्योंकि उसको वो पैसा मिलेगा, मगर वो भी तो दुविधा में है
कि मुझको क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे कि हम सोच रहे हैं कि हमको क्लेम देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, डिपेंड ऑन कोर्ट। वो भी तो वैसे ही सोचा होगा कि हमको पैसा मिलेगा क्लेम का कि नहीं मिलेगा, डिपेंड ऑन कोर्ट। तो इट मे और मे नॉट बी। समझ में? दैट इज अ कंटेंजेंट एसेट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, डिस्काउंटिंग ऑन बिल इज डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का मतलब होता है कि वो लैप्स हो गया, बाउंस हो गया। डिस्काउंटिंग बिल इज डिसऑनर्ड मतलब बिल अगर डिसऑनर्ड हो जाता है तो मुझको वो पैसा मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अब केस के ऊपर केस करेंगे, कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट ऑर्डर दे या ना दे, ठीक है ना। तो इतना सारा हम लोग का एसेट होता है। खाली एसेट बोलने के बाद ये खत्म नहीं होता कहानी। एसेट में फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, करेंट, नॉन ट्रेडिंग, लिक्विड, वेस्टेज, फिक्टिशियस एंड कंटेंजेंट, इतना ही सारा होता है। तुम लोग कहीं पे भी कोई भी बुक्स, कोई भी गूगल, कहीं पे भी तुम लोग देख लो, इससे ज्यादा तुम लोग का एसेट कभी हो ही नहीं सकता। बात समझ में आया? ओके, चलो आज हम लोग फिर लायबिलिटी का बात कर ले। आज इसको कंप्लीट कर ले, ठीक है ना। मतलब लायबिलिटी का भी डिविजन्स देख ले, एक्सपेंस का डिविजन्स देख लेंगे और फिर लॉस का करके छुट्टी, ठीक है ना। चलो, सो लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी का मतलब हेडेक। अब लायबिलिटी कितना टाइप का, हेडेक कितना टाइप का होता है? हेडेक हम लोग का बेसिकली तीन टाइप का हो सकता है, ठीक है ना। एक होता है फिक्स्ड लायबिलिटी, जैसे कि फिक्स्ड एसेट होता है, फिक्स्ड लायबिलिटी। एक होता है कि करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी जैसे कि करेंट एसेट था। और तीसरा होता है लिक्विड लायबिलिटी। फिक्स्ड लायबिलिटी में दो पार्ट है, एक होता है ओन, एक होता है लोन। अब इसको हम लोग डिवाइड मतलब डेफिनेशन वही समझेंगे। फिक्स्ड लायबिलिटी मतलब होता है जो बहुत साल तक चलेगा, जो हेडेक तुमने अभी ले लिया, अब उसको तुमको 5 साल 10 साल के बाद उसको ऐसे ऐसे चुकाना है, दैट इज अ फिक्स्ड। अब इसमें ओन लोन कैसे आ गया? ओन लायबिलिटी मतलब होता है जो अपना बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। और कैपिटल किसका होता है? ओन, अपना। दूसरे का कैपिटल हम लोग बोल सकते हैं कि वो मेरा अपना कैपिटल नहीं सर। और कैपिटल तो चलता रहेगा क्योंकि बिजनेस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, डायनामिक प्रोसेस जो चलता रहता है, सही। और लोन मतलब जो हमने लोन टेकन किया, यानी कि लोन टेकन फ्रॉम एनीबॉडी, किसी से भी लोन लिए, वो बैंक से हो सकता है, दोस्त से हो सकता है, मम्मी से हो सकता है, पापा से हो सकता है, ससुर से हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, बीबी से हो सकता है, हस्बैंड से हो सकता है, बीबी है तो हस्बैंड से ले सकता है एज ए लोन। मगर वो लोन उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जिसको हम लोग लोन बोलते हैं उस चीज के ऊपर, वो लोन के ऊपर हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अदरवाइज लोन नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल पापा से तुमने 2 लाख लिए अपना बिजनेस के लिए, अब इसको तुम पापा का गिफ्ट भी हो सकता है, पापा ऐसे ही दे दिया कि हाँ बेटा का बिजनेस प्रॉब्लम चल रहा है तो हम 2 लाख देके उसको हेल्प करेंगे। अदरवाइज तुम पापा को उसका इंटरेस्ट दो 2 महीना 3 महीने के बाद से, तो उसका वो हो जाएगा लोन, यानी कि पापा से तुमने लोन लिया। और अगर तुम इंटरेस्ट नहीं देते हो तो वो हो गया एज ए गिफ्ट। तो गिफ्ट के बारे में हम लोग अकाउंट्स में नहीं बोल रहे हैं। लोन टेकन फ्रॉम एनीबॉडी, किसी से भी लोन ले सकते हो, नॉट अ बैंक ओनली, नॉट ओनली बैंक, एनीबॉडी। करंट लायबिलिटी जैसे कि करंट एसेट था, शॉर्ट टर्म पीरियड 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा, वैसे करंट लायबिलिटी भी होता है। तो करंट एसेट में क्या क्या था? स्टॉक था। अब स्टॉक को लायबिलिटी कभी बन नहीं सकता, ठीक है ना। और भी था, डेटर था, तो इसमें क्या होगा? क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब होता है सप्लायर,
जिसको हमको पैसा देना पड़ेगा, क्रेडिटर हमको जिसको पैसा कलेक्शन करेंगे, जिससे हम पैसा कलेक्शन करेंगे। बिल्स रिसीवेबल वहां पर हुआ था, तो यहाँ पर होगा बिल्स पेएबल। पेएबल का मतलब जो पे करेंगे, अभी तक किया नहीं तो वो मेरा हेडेक है। बैंक वहां पर हुआ था, तो यहाँ पर होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि अगर तुम बैंक अकाउंट से ज्यादा पैसा उठा लिया, हाँ ये हो सकता है अगर तुम्हारा करंट अकाउंट फैसिलिटी है तो। करंट अकाउंट फैसिलिटी जो होता है उसमें हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी मिल सकता है। और करंट अकाउंट उन लोग के लिए होता है, करंट अकाउंट फैसिलिटी जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, और जिन लोग का बिजनेस सिर्फ नहीं कर रहा है, बिजनेस के साथ साथ उसका जो सेल है एनुअल वो 5 लाख या 5 लाख के ऊपर है, उन लोग को ये फैसिलिटी मिलता है। अदरवाइज कोई भी आम पब्लिक को, जैसे कि हम बिजनेस तो नहीं करते, तो मुझको ये करंट अकाउंट फैसिलिटी नहीं मिलेगा। बात समझ में आया? ओके, उसके बाद जैसे कि वहां पर प्रीपेड हुआ था, हमने एडवांस दे दिया, तो यहां पर क्या होगा, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जैसे कि वहां पर प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब ड्यू, जो तुमने अभी तक नहीं दिया, हेडेक लायबिलिटी। अब लिक्विड लायबिलिटी कौन होता है? लिक्विड लायबिलिटी में क्रेडिटर आता है, बिल्स पेएबल आता है, जैसे कि बिल्स रिसीवेबल होता है, बिल्स पेएबल लिक्विड होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं होता और आउटस्टैंडिंग होता है। यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट छोड़ के बाकी 3 लायबिलिटी को, अच्छा और भी लायबिलिटी है, ठीक है ना, जैसे कि प्रोपोज्ड डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशंस, प्रोविजंस फॉर रिपेयरिंग, अनक्लेम्ड डिविडेंड, प्रोपोज्ड डिविडेंड, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, और भी बहुत सारा छोटा छोटा लायबिलिटी होता है। मगर वो सब हम क्यों नहीं बोले, क्योंकि क्लास 11 के लिए उतना ऐसा दरकार नहीं है, वो क्लास 12 के लिए दरकार है। तो ऐसे ही हम कुछ आइटम ऐसे में भी लिखा दिए थे जो हम बोले क्लास 12 के लिए, क्योंकि वो अभी सुन लेना अच्छा होगा। मगर अभी जो हमने अभी बोला, जो प्रोपोज्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजंस फॉर रिपेयरिंग, ये सब अभी के लिए तुम लोग का दरकार नहीं है। दैट्स व्हाई नाम सुन के भी कोई फायदा नहीं है, भूल भी जाओगे। ओके, एंड अच्छी बात क्या है कि हम लोग का लायबिलिटी का डिविजन्स हो चुका है। अभी हम लोग लॉस का डिविजन्स करेंगे। सर एक्सपेंस का डिविजन्स नहीं करेंगे? देखो, एक्सपेंस का डिविजन्स करेंगे क्योंकि उसके लिए अलग से एक चैप्टर भी है जो थ्योरिकल है, मगर वो आता है क्वेश्चन सीबीएसई, आईएससी, वेस्ट बंगाल तीनों में ही आता है, जिसका नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू। क्या रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंस भी बोल सकते हो, तो उसका ये अलग से चैप्टर है, तो दैट्स व्हाई वो हम चैप्टर वाइज ही कराएंगे। ये तो खाली इंट्रोडक्शंस दे रहे हैं, इसलिए हम वो चैप्टर में नहीं जा रहे, क्योंकि उसको समझाने के लिए हमको पूरी चैप्टर को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो अभी के लिए लॉस का डेफिनेशन सही डिवाइडेड पोर्शंस देख लेते हैं। लॉस 2 टाइप का होता है, एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है एबनॉर्मल लॉस। लॉस क्या होता है पहले क्लियर कर दिए थे कि लॉस मतलब होता है कि जिसका पैसा हमने इन्वेस्ट तो कर दिया, मतलब जिसको स्पेंड तो कर दिया मगर यूटिलाइज नहीं हुआ। ओके, तो सर नॉर्मल लॉस क्या होता है? नॉर्मल लॉस का मतलब होता है कि जो अनअवॉइडेबल लॉस है, इसका और एक नाम भी है अनअवॉइडेबल लॉस। अनअवॉइडेबल लॉस, अवॉइड का मतलब क्या है, जिसको हम लोग हटा सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जाम हॉल में, ऐसा बहुत लोग होता है कि एग्जाम हॉल में हम लोग एग्जाम दे रहे हैं और साइड से कोई बुला रहा है, तो हम लोग उसको अवॉइड करते हैं ना, इग्नोर करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इग्नोर, सो अवॉइड करना। मगर यहाँ पर क्या बोला है, अनअवॉइडेबल। अन मतलब जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, जिसको हमको, जिस लॉस को हमको लेना ही है, इसको हम पीछा नहीं छोड़ सकते। सर कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग राइस के दुकान में जाते, चावल की दुकान में, चावल खरीदने के लिए, तो तुम लोग एक बार चेक करना, एक बार देखना कि दुकान में कितना सारा चावल ऐसे ही पड़ा हुआ, थोड़ा थोड़ा करके।
क्या दुकानदार को वो खरीदना नहीं पड़ा? क्या बात कर रहे हैं सर, खरीदना तो पड़ा। बस्ता बस्ता 80 केजी का होता है, 40 केजी का होता है, तो वहां से किसी को देने जा रहे हैं, थोड़ा सा गिर गया। ऐसे ही रेगुलर डेली गिर रहा है, थोड़ा थोड़ा करके रह जाता है। जहां पर ऑयल का दुकान है, मास्टर ऑयल हो क्या नॉर्मल कोई भी दुकान केरोसिन का हो, तो वहां से थोड़ा थोड़ा करके तो गिर रहा है, और वो लोग जानता है कि ये गिरेगा, मगर इसको क्या कंट्रोल कर सकता है? नहीं। और उसके बारे में वो सोच भी नहीं रहा है क्यों गिर रहा है, वो जानता है गिरेगा, सोच ही नहीं रहा है कहां से गिर रहा है, इतना कैसे तेल जमा हो गया इतना साल में, वो नहीं सोच रहा। क्यों? क्योंकि वो अवॉइड नहीं कर सकता, ये होगा ही। सही, सिंपल बात। जैसे कि हम लोग रास्ता में जाते जाते कभी बहुत सारे जगह में हम लोग देख पाते हैं कि सैंड थोड़ा सा गिरा है, ब्रिक्स टूट के पड़ा है, स्टोन चिप्स तो हम लोग देख ही पाते हैं, क्योंकि अभी मोस्टली हर जगह में कंस्ट्रक्शंस होता है, तो कंस्ट्रक्शंस के अगल बगल में ही हम लोग को वो स्टोन चिप्स, सैंड, ब्रिक्स मिल ही जाता है देखने में। तो पूरी स्टोन चिप्स क्या पूरी सैंड के हम लोग कंस्ट्रक्शंस में यूटिलाइज कर सकते हैं? नो। इवन के घर का भी कोई भी काम में अगर हम लोग का सैंड, सीमेंट, स्टोन चिप्स लगता है, तब भी हम लोग पूरी यूटिलाइज नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ पड़ा ही जाएगा, कुछ ना कुछ वेस्ट हो ही जाएगा। क्या उसको कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, हो ही नहीं सकता, कभी उसको कंट्रोल कर भी नहीं पाओगे। ठीक, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल, अनअवॉइडेबल, अवॉइड नहीं कर सकते भाई उसको लेना ही है, हेडेक उसको लेना ही है। मतलब पैसा तो तुमने उसके ऊपर भी दिए, ठीक है ना, मान लो कि जमा करके इतना वाली हो गया, तो वो 10 ग्राम का हो क्या 200 ग्राम का हो, जो भी है, उसके लिए भी तो तुमको पेमेंट करना पड़ा था। बात समझ में आया ना? तो यही बात है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लॉस। और अच्छी बात क्या है, नो ट्रीटमेंट फॉर दिस। नॉर्मल लॉस का कोई ट्रीटमेंट अकाउंट्स में नहीं होता है। क्यों होगा? क्योंकि इसको हम लोग अकाउंट्स में उठा ही नहीं सकते, ये तो होगा ही, इसका हिसाब कैसे रख पाएंगे? सही है ना? इसको हमको जानना ही है, हमको पता ही है कि ये लॉस हो गई, उसका हिसाब कैसे? मान लो कि कोई स्टूडेंट पूरा साल भर नहीं पढ़ा है, तो उसका हिसाब क्या रखेंगे, मतलब उसको क्या सोचेंगे? फेल होगा, वो फेल होगा, नॉर्मल बात है ना, क्योंकि पूरा साल भर पढ़ा नहीं, गेम्स खेला है, टीवी देखा है, घुमा है, फिरा है, क्लास पढ़ने गया मगर क्लास किया नहीं ठीक से, घर में प्रैक्टिस नहीं किया, तो ऑब्वियस बात है कि वो फेल होगा। तो उसके बारे में क्या सोचना? बात समझ में आया? तो नॉर्मल लॉस का मतलब होता है कि जो चीज का हमको अवॉइड कर ही नहीं सकते, तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना भाई? और डेली पर्पस में उसका ट्रीटमेंट भी तो नहीं हो सकता। अब आ जाए हम लोग एबनॉर्मल लॉस में। एबनॉर्मल लॉस का मतलब होता है अवॉइडेबल लॉस। अवॉइडेबल लॉस, जिसको हम लोग अवॉइड कर सकते थे मगर एट लास्ट हम लोग कर नहीं पाए। इसको अवॉइड कर ही नहीं सकते, मतलब ये होगा ही, इसको अवॉइड करो फिर भी होगा, जितना भी कंट्रोल करो उतना होगा ही होगा, कुछ ना कुछ होगा ही। जितना भी तेल के नीचे में थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा जो भी दे दो, फिर भी देखो तेल थोड़ा थोड़ा करके दुकान में गिर गया। चाय की दुकान में जितना भी तुम प्लास्टिक जितना भी यूटिलाइज कर लो, जो भी करके देख लो, गिरेगा ही गिरेगा थोड़ा थोड़ा, ऐसा नॉर्मल। ठीक, मगर एबनॉर्मल लॉस क्या होता है कि जिसको हम लोग बहुत अवॉइड, मतलब अवॉइड कर सकते थे मगर अवॉइड एट लास्ट नहीं हो पाया, वो लॉस हो गया। जैसे कि साल में पूरा साल भर हम लोग पढ़े, पूरा साल भर कोई स्टूडेंट पढ़ा, जो एक बार नहीं पढ़ा तो वो तो नॉर्मल लॉस, फेल हो गया। और एक स्टूडेंट है कि वो पूरा साल भर पढ़ा, मगर फिर भी ऐसा भी तो होता है कि वो बहुत पढ़ा है कोई स्टूडेंट, तो उसका नंबर कम मिला है कि वो शायद फेल भी हो गया, ऐसा तो बहुत होता है।
कॉलेज में ऐसा बहुत ज़्यादा देखने में मिलता है। सो उसके लिए वो क्या लॉस है? नॉर्मल लॉस है? नहीं, अब नॉर्मल लॉस है। क्यों? क्योंकि वो जानता नहीं था कि ऐसा हो सकता है। वो अपना मेहनत किया, वो अवॉइड किया बाहर का सब कुछ, मगर वो पढ़ा, रेगुलर पढ़ा, प्रैक्टिस किया, मगर फिर भी वो फेल हो गया कि उसका नंबर कम हो गया। दैट इज अ लॉस। मगर उसको नॉर्मल लॉस नहीं बोल सकते, उसको एबनॉर्मल लॉस बोलेंगे। सर जैसे कि बिजनेस में क्या होता है, destroyed by fire, यानी कि आग लग गया गोडाउन में। क्या आग लगेगा तुमको पता था? नो। कैसे पता होगा? तो आग लग गया और जल भी गया, कुछ 10-15 हजार का 20 हजार का गुड्स जल गया। उसके बाद पता चला तो आग उसको बंद कर दिया, मतलब ठीक ठाक कर दिया। तो ये लॉस को क्या बोलेंगे? abnormal लॉस। लॉस इन ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब होता है लाते लाते, जो एक गोडाउन से दूसरा गोडाउन में आ रहा है, ठीक है ना। मतलब हम किसी को डिलीवर देने के लिए बोले तो वो तो अपना गोडाउन से मेरा गोडाउन में गुड्स को लाएगा, तो जो रास्ता में आते आते ऑन द वे कुछ लॉस हो गया, कुछ गिर गया, कि ऐसा बम्पर आया तो थोड़ा बहुत नीचे में गिर गया, उसको हम लोग बोलते हैं लॉस इन ट्रांजिट। क्या वो लॉस के बारे में हम लोग को पता होगा पहले से? नहीं। मगर मान लो कि वो आ रहे थे और वहां पर लीक हो गया, थोड़ा सा लीक, ओवरपॉलिश हो गया, मतलब ऐसा कोई चीज है जो ओवरपॉलिश हो गया, उब जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं उब जाता है। जैसे कि कपूर होता है, कपूर को रख दोगे कहीं पे तो 5-6 घंटा के बाद देखना कि वो हवा में मैच हो गया, मतलब ओवरपॉलिश हो गया। तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लॉस, क्योंकि उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो होगा ही। लीक हो गया तो वो तो पानी गिरेगा ही। मगर लॉस हो गया इन ट्रांजिट में, आते आते धक्का वक्का किसी से लग गया, कि बम्पर आ गया, इतना जोर से उछला और थोड़ा सा गिर गया, उस लॉस को क्या बोलेंगे? लॉस इन ट्रांजिट, दैट इज अ एबनॉर्मल लॉस। अर्थक्वेक हो गया, क्या करोगे? नॉर्मल है, पता है अर्थक्वेक होगा, दैट इज अ अवॉइडेबल लॉस, जिसको हम लोग अवॉइड कर सकते थे मगर एट लास्ट नहीं कर पाए। बात समझ में? तो यही बात था कि लॉस कितना टाइप का हो सकता है, एसेट कितना टाइप का हो सकता है, और तुम्हारा लायबिलिटी कितना टाइप का होता है, ठीक है। और इनकम कितना टाइप का, और इनकम के रेवेन्यू जो भी बोल दो, और हम लोग का एक्सपेंस कितना टाइप का, उसके लिए हम लोग का अलग से एक चैप्टर है, जो हम पहले भी बोले कि कैपिटल एंड रेवेन्यू बोल के एक चैप्टर है क्लास 11 का, आईएससी सीबीएसई वेस्ट बंगाल तीनों सिलेबस में ही है। तो उसके ऊपर हम लोग अलग से एक चैप्टर भी कर लेंगे, और एक ही दिन में वो हो जाएगा कंप्लीट, मतलब वो एक ही दिन का बाद है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास से हम लोग थोड़ा सा जो एसेट लायबिलिटी हम लोग देखे, उसके ऊपर हम लोग एक साम्स कर लेंगे। उसके बाद से फिर उसका नेक्स्ट क्लास से हम लोग का जर्नल स्टार्ट हो जाएगा, जर्नल, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जर्नल सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये चैप्टर को हम लोग ठीक से कर लिए कभी, बस तुम लोग का अकाउंट्स में कोई दर्द, कोई भी प्रॉब्लम एटलीस्ट 80 to 90% कम हो जाएगा। मगर जर्नल को प्रॉपरली सीखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि याद कर लिए, याद कर लोगे तो एक लिमिट तक कर पाओगे, उसके बाद भूल जाओगे, ठीक है ना। तो ऐसा ही बात है। तो कमिंग क्लास में हम लोग, जो आने वाला क्लास है उसके बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, थ्योरी ओरिएंटेड, मतलब प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी ओरिएंटेड कुछ सम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, कुछ प्रॉब्लम को देखेंगे। उसके बाद हम लोग जर्नल को स्टार्ट कर देंगे, और जर्नल से हम लोग का एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम मतलब होता है प्रैक्टिकल फील्ड स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके थ्योरी आएगा। उसके बाद इतना सारा थ्योरी एक साथ नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।